बहुत समय पहले की बात है। प्रयागराज राज्य के बाजार में हलचल सी थी। कहीं पर कोई कीमती कपड़े बेच रहा था तो कहीं पर कोई सुनार अपनी दुकान सजा रहा था। इसी बाजार में पूरी शानो शौकत के साथ एक आदमी चला आ रहा था जिसका नाम था देवेंद्र। देवेंद्र राज्य के सबसे धनवान और बड़े व्यापारियों में शामिल था। उसके हाथ में एक कीमती अंगूठी थी जो सोने की बनी हुई थी और उस अंगूठी के बीचों बीच एक बेशकीमती हीरा जरा था जिसकी चमक बहुत ही शानदार थी। देवेंद्र के साथ उसके दो नौकर थे जो उसके इशारे पर चल रहे थे। वह हर दुकान के आगे रुकता लेकिन कोई सामान खरीदने के बजाय वह दुकानदार को बड़ी घृणा से देखता और आगे बढ़ जाता। उसे इस बात का घमंड था कि बाकी सभी व्यापारियों से वह बहुत ही अमीर है। उसके पास इतनी दौलत है कि वह सारे बाजार को खरीद सकता है। अचानक उसे बाजार के एक कोने में एक बूढ़ा बढ़ई बैठा हुआ नजर आया जो लकड़ी के बर्तन और खिलौने बनाकर बेचता था। उसके सामने कुछ पुराने लकड़ियां के बर्तन रखे थे जिन्हें कोई खरीदने को तैयार नहीं था। देवेंद्र ने उसकी यह हालत देखी तो उसकी हंसी उड़ाते हुए बोला, यह लोग जिंदगी भर मेहनत करेंगे और फिर भी गरीब ही रहेंगे। शायद किस्मत भी इन पर हंसती होगी। बूढ़े बढ़ई ने अपना सिर उठाया और देवेंद्र की तरफ देखा। उसकी आंखों में कई सालों का अनुभव साफ दिखाई दे रहा था। वह धीमी आवाज में बोला, बेटा, किस्मत सिर्फ एक पल की बात होती है। आज तेरा समय है, कल किसी और का होगा। घमंड की दीवार ऊंची जरूर होती है मगर जब वह गिरती है तो इंसान को पाताल में ले जाती है। देवेंद्र ने कहा लगाया और बोला, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं इस शहर का सबसे कामयाब व्यापारी हूँ। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, यह तो समय बताएगा। देवेंद्र ने अपना सिर झटका और आगे बढ़ गया मगर उसे क्या पता था कि किस्मत का खेल तो अब शुरू हो चुका था। उसके घमंड का अंजाम अब दूर नहीं था। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ प्रयागराज राज्य के बाजार में एक बार फिर से हलचल सी मची। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे, मजदूर बोरियां में सामान भरकर इधर से उधर ले जा रहे थे और ग्राहक खरीदारी के लिए आ रहे थे। हर तरफ चहल पहल थी मगर देवेंद्र की हवेली नुमा घर के बाहर एक अलग ही नज़ारा था। देवेंद्र के नौकर उसकी हवेली के बाहर खड़े हुए इंतजार कर रहे थे क्योंकि वह आदमी जिसके एक इशारे पर वह हाथ बांधे हुए खड़े रहते थे वह अभी तक बिस्तर पर सो रहा था। वह तो हमेशा सवेरे ही उठ जाता था लेकिन आज सूरज निकल आया और वह अभी तक सो रहा था। जब एक नौकर ने उसे उठाया तो देवेंद्र फौरन उठ गया और उसने अपना सर पकड़ लिया। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था। उसका शरीर कांप रहा था। उसने कोई बुरा सपना देखा था जिसमें वह बाजार में खड़ा था। उसके चेहरे पर धूल जमी थी। हर कोई उससे मुंह मोड़कर चला जा रहा था। वह दुकानदारों के पास गया लेकिन दुकानदारों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया कि तुम कौन हो, तुम्हें यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा। और फिर देवेंद्र वापस अपने महल की तरफ भागा। इसके बाद देवेंद्र एक झटके से उठ गया। सोचने लगा यह सिर्फ एक सपना था मगर इसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी जैसे कोई खतरा नज़दीक आ रहा हो। वह जल्दी से तैयार हुआ और जब वह बाजार में पहुंचा तो वहां पर एक अलग ही नज़ारा था। कुछ लोग बाजार में भीड़ लगाकर खड़े थे। देवेंद्र ने एक व्यापारी से पूछा, यहाँ पर क्या हुआ है? व्यापारी बोला, तुम्हें नहीं मालूम, महाराज ने एक नया कानून बनाया है। कल रात राज्य के एक मंत्री ने ये ऐलान किया है कि जो व्यापारी नाजायज मुनाफा कमाता है उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। यह सुनते ही देवेंद्र को लगा जैसे उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई क्योंकि देवेंद्र की संपत्ति का ज़्यादातर हिस्सा मुनाफाखोरी और जमाखोरी करके ही हासिल किया गया था। अगर महाराज के मंत्री उसके गोदाम में छापा मारेंगे तो वह सब कुछ खो देगा। उसने खुद को संभाला और जल्दी से
अपने नौकर को बुलाया, बोला गोदाम में जाकर सारा कीमती सामान कहीं और छिपा दो। राजा के सिपाहियों का एक दास्ता बाजार में दाखिल हुआ। लोग उसके रास्ते से हट रहे थे। सिपाहियों के बीच में एक आदमी खड़ा था जो राजा का मंत्री था। मंत्री ने एक कागज निकाला और जोर से ऐलान करते हुए कहने लगा, प्रयागराज राज्य के व्यापारियों, देवेंद्र पर जमाखोरी, मुनाफाखोरी और धोखाधड़ी का इल्जाम है। राजा के आदेश पर उसके सारे कारोबार और उसकी संपत्ति को जब्त किया जाता है। यह सुनते ही देवेंद्र के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने लोगों की तरफ देखा, लेकिन कल तक जो लोग उसके सामने सिर झुकाते थे अब उससे दूर हटने लगे। कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे न आया, किसी ने भी उसके हक में नहीं बोला। अचानक देवेंद्र की नज़र बाजार में बैठे हुए उस बूढ़े बढ़ई पर पड़ी जो कल ही उसे नसीहत दे रहा था। बूढ़े ने एक नज़र देवेंद्र पर डाली और बोला, मैंने कहा था ना कि घमंड की दीवार कितनी भी ऊंची हो वह गिरती है तो इंसान पाताल में चला जाता है। देवेंद्र के पैरों तले की जमीन खिसक गई थी। सिपाही उसे लेकर महाराज के सामने गए। महाराज राजगद्दी पर बैठा हुआ था। दरबार में सैकड़ों लोग मौजूद थे, कुछ व्यापारी, कुछ आम नागरिक और कुछ देवेंद्र के वही पुराने दोस्त जो कल तक उसकी खुशामद करते थे। लेकिन आज इन सबके चेहरे पर डर और नफरत के मिले जुले भाव, हमदर्दी का नामो निशान तक न था। देवेंद्र के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि यह सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हुआ। कल तक इस शहर का सबसे अमीर आदमी था और आज अपराधियों की तरह यहाँ पर खड़ा हूँ। महाराज ने एक नज़र अपने मंत्री को देखा और बोला, मंत्री, क्या तुम्हें इस बात का पक्का विश्वास है कि यह आदमी जमाखोरी और मुनाफाखोरी करता है? मंत्री ने महाराज के सामने सिर झुकाया और बोला, महाराज, हमारे गुप्तचरों ने हमें बताया है कि देवेंद्र ने अनाज और कई जरूरी सामान जमा करके रखे हैं ताकि बाजार में कमी हो जाने पर वह उसकी कीमतें बढ़ाकर ज़्यादा मुनाफा कमा सके। जब हमने उसके गोदाम पर छापा मारा तो वहाँ पर सैकड़ों अनाज की बोरियां मिली, जबकि बाजार में लोग भूख से मर रहे हैं। यह सुनते ही दरबार में एक शोर सा मच गया। सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। असल में कुछ महीने पहले प्रयागराज राज्य में सूखा पड़ गया था और लोग रोटी के एक एक टुकड़े के लिए तरस रहे थे। व्यापारियों ने कीमत बढ़ा दी और आम आदमियों के लिए कुछ भी खरीदना बहुत ही मुश्किल था। इसके पीछे देवेंद्र जैसे लोग थे। लेकिन देवेंद्र आगे बढ़कर कहने लगा, महाराज, मैं बेकसूर हूँ। मैंने तो हमेशा मेहनत करके ही दौलत कमाई है, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। महाराज ने उसे घूर कर देखा और फिर दरबार में मौजूद व्यापारियों की तरफ देखते हुए कहने लगा कि यहाँ पर कोई ऐसा आदमी है जो इस देवेंद्र की गवाही दे सकता है। देवेंद्र ने तेजी से दरबार में नजर दौड़ाई। वही लोग जो कल तक उसके खास हुआ करते थे, आज किसी ने भी उसके पक्ष में गवाही नहीं दी। महाराज ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि देवेंद्र की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और इसे राज्य से निकाल दिया जाए। यह सुनकर देवेंद्र के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। वह चिल्ला उठा, नहीं, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए महाराज, मैं सब कुछ वापस कर दूंगा। मैं लोगों को अनाज मुफ्त में बांट दूंगा। मगर महाराज ने उसकी एक न सुनी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। वह आज़ाद होने की कोशिश करता रहा। उसकी फरियाद सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। जैसे ही उसे दरबार से बाहर निकाला गया तो उसकी नज़र फिर से उस बूढ़े बढ़ई पर पड़ी जो दरबार के दरवाजे के नज़दीक ही खड़ा था। बूढ़े के चेहरे पर कोई हैरानी के भाव नहीं थे। उसने आहिस्ता से कहा कि घमंड की कीमत हमेशा अदा करनी पड़ती है। देवेंद्र, अब तुम्हारी बारी आ गई। यह सुनकर देवेंद्र का दिल बैठा जा रहा था। अब उसके पास कुछ भी नहीं था। दो सिपाहियों ने देवेंद्र को पकड़ा और राज्य के मुख्य द्वार के बाहर छोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, देवेंद्र ने पीछे मुड़कर शहर की तरफ देखा। यह वही शहर था जहां कल तक वह सबसे बड़ा व्यापारी था, जहां पर उसका सम्मान था, दौलत थी और लोग उसके पीछे घूमते थे। मगर आज वही शहर उसे
तुतकार रहा था। देवेंद्र ने थकी हुई नजरें से अपनी पोशाक की तरफ देखा। उसके कपड़े जो कभी उसकी शान हुआ करते थे अब मिट्टी से सने हुए थे। उसकी अंगूठी भी सिपाहियों ने छीन ली थी। वह पहली बार अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। सोचने लगा यह सब क्या हो गया। अपने आप को कहने लगा कि प्रयागराज राज्य से बाहर का सफ़र आसान नहीं होगा। उसे कहीं पर आश्रय मिलेगा या नहीं, कुछ खाने को मिलेगा या नहीं, कुछ मालूम नहीं था। पर वहाँ से निकलने के बाद कई घंटों तक चलता रहा, यहाँ तक कि सूरज ढलने लगा। भूख और प्यास के कारण उसकी हालत अब खराब हो चुकी थी। अचानक उसकी नज़र एक छोटे से गांव पर पड़ी जो प्रयागराज राज्य के बिल्कुल नज़दीक ही था। अब उसकी हिम्मत बंधी और वह गांव की तरफ चलने लगा। गांव में दाखिल होते ही उसने सबसे पहले वहां पर एक कुआं देखा। वह तेजी से आगे बढ़ा और पानी निकालकर पीने लगा। पानी की हर एक बूंदे उसके अंदर जैसे नए जीवन का संचार कर रही थी। मगर जैसे ही उसने कुएं के पास बैठे कुछ लोगों को देखा तो उसका दिल धक से रह गया। वह सब लकड़ी के बर्तन और खिलौने बना रहे थे। उसमें से एक वही बूढ़ा बरही भी था। बूढ़े ने देवेंद्र को देखा मगर उसके चेहरे पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं थी, जैसे कि वह बूढ़ा पहले से ही जानता हो कि यह समय जरूर आएगा। उसने कहा, तो किस्मत तुम्हें यहाँ पर ले आई। देवेंद्र इस बात का कोई जवाब न दिया। कल तक जिसे वह एक मामूली बरही समझ रहा था, आज वह आदमी उसके सामने खड़ा था, जबकि वह खुद को एक असहाय और मामूली इंसान महसूस कर रहा था। उसने बूढ़े से कहा, मुझे काम चाहिए। देवेंद्र ने यह बात बड़ी शर्मिंदगी भरी लहजे में कही और बोला, मैं भूखा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा। बूढ़े ने एक गहरी नज़र देवेंद्र पर डाली और बोला, दौलत के नशे में इंसान भूल जाता है कि हाथ का हुनर ही असली हुनर है। अगर तुम कोई हुनर सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, मगर याद रखना यह तुम्हारे घमंड का इम्तिहान होगा। देवेंद्र बोला, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। बूढ़े ने एक लकड़ी का टुकड़ा उसके तरफ बढ़ाया और कहा, पहले इसे तराशना सीखो, उसके बाद देखेंगे कि तुम काम सीखने के लायक हो या नहीं। देवेंद्र ने कांपते हुए हाथों से वह लकड़ी का टुकड़ा ले लिया। वह आदमी जो कल तक शाही ठाट बाट से रहता था, आज एक आम मजदूर की तरह काम सीखने जा रहा था। क्या देवेंद्र यह काम सीख सकेगा? क्या वह बदल जाएगा? रात का अंधेरा फैल चुका था। गांव के घरों में छोटे छोटे दिए जल रहे थे, मगर देवेंद्र के लिए यह रात बहुत ही भारी होने वाली थी। वह लकड़ी के तख्त पर बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में कुछ औजार थे। उसके सामने एक मोटी सी लकड़ी थी जिसे वह तराशने की कोशिश कर रहा था। नजदीक ही वह बूढ़ा बैठा हुआ था जो चुपचाप उसे देख रहा था। देवेंद्र के हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं किया था। कुछ ही मिनटों के बाद वह गुस्से से खड़ा हो गया। उसने चाकू जमीन पर फेंक दिया और कहने लगा, यह बहुत ही मुश्किल काम है, मैं यह काम नहीं कर सकता। मैं एक व्यापारी था, मैंने यह सब कभी नहीं किया। बूढ़े ने शांत लहजे में कहा, तुम्हारे हाथ मेहनत करने के आदी नहीं है, मगर तुम्हारा घमंड आज भी तुम्हारे अंदर जिंदा है। अगर तुम सचमुच बदलना चाहते हो तो थोड़ा सब्र करो और सीखो। देवेंद्र ने गहरी सांस ली और खामोशी से बैठ गया और वापस अपने काम पर लग गया, क्योंकि वह जानता था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अगले कुछ दिनों तक वह यही करता रहा। सुबह सवेरे उठकर लकड़ी को तराशता, कभी ठीक कर पाता तो कभी गलती कर बैठता, मगर वक्त बीतने के साथ साथ उसके हाथ अब माहिर होने लगे थे। महीने भर बाद अब देवेंद्र लकड़ी के खूबसूरत खिलौने और बर्तन बनाने में माहिर हो चुका था। वह हर दिन उस बूढ़े बढ़ई के साथ काम में लग जाता। शाम को बाजार में जाकर अपनी बनाई हुई चीजें बेचता। आज भी वह बाजार में खड़ा था, मगर आज बाजार में एक अजीब बात हुई।
एक अमीर व्यापारी वहां से गुजर रहा था और देवेंद्र के हाथ से एक लकड़ी का बर्तन लेकर वह देखने लगा। उसने कहा, सचमुच यह तो बहुत ही सुंदर है, क्या तुमने इसे बनाया है? उसकी बात सुनकर देवेंद्र ने आज पहली बार घमंड की बजाय विनम्रता से जवाब दिया, हाँ, इसे मैंने बनाया है। व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे जैसे हुनरमंद लोग बहुत ही काम के होते हैं। मैं तुमसे यह बर्तन खरीदना चाहता हूँ, बल्कि अगर तुम चाहो तो मेरे लिए काम कर सकते हो। देवेंद्र हैरान रह गया कि यह वही व्यापारियों की बिरादरी है जो कल तक उसे दुत्कार रही थी और आज उसके हाथ के हुनर को सराह रही थी। रात के समय जब वह वापस अपने झोपड़े में आया तो उसने बूढ़े को सब कुछ बताया। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा कि हाथ में अगर सिर्फ दौलत हो तो वह घमंड पैदा करती है, मगर जब हाथ में हुनर हो तो उससे सम्मान मिलता है। ये सुनकर देवेंद्र ने सर झुका लिया। आज पहली बार उसे समझ में आया था कि घमंड इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, मगर मेहनत और हुनर उसे दोबारा खड़ा कर सकता है। मगर क्या किस्मत ने सचमुच उसे माफ कर दिया था या अभी भी कुछ बाकी था? 4 साल इसी तरह से गुजर गए। वही देवेंद्र जो शहर का सबसे बड़ा व्यापारी था, अब एक माहिर बढ़ई बन चुका था। उसकी बनाई हुई चीजें न सिर्फ गांव में बल्कि राज्य के बाजारों में भी मशहूर हो चुकी थी। उसका हुनर अब उसकी पहचान बन चुका था, मगर उसके चेहरे पर घमंड की जगह अब विनम्रता आ चुकी थी। आज वह पहली बार प्रयागराज वापस जा रहा था। यह वही शहर था जिसने उसे बेइज्जत करके निकाल दिया था, वही बाजार जहां पर वह कभी एक धनवान आदमी हुआ करता था, लेकिन आज वह एक आम कारीगर की तरह वहां पर जा रहा था। परंतु आज वह खाली हाथ नहीं था, उसके साथ उसका हुनर था, उसकी मेहनत थी और सबसे बढ़कर एक बदला हुआ दिल था। देवेंद्र ने शहर के बाजार में एक छोटी सी दुकान खोली जहां पर वह लकड़ी की बनाई हुई चीजें बेचने लगा। जल्दी ही लोग उसकी कारीगरी की तारीफ करने लगे और उसका व्यापार फिर से तरक्की करने लगा। मगर इस बार वह मुनाफे के पीछे नहीं भागा, बल्कि ईमानदारी और मेहनत को अपना लक्ष्य बनाया। एक दिन जब वह दुकान पर काम कर रहा था तो अचानक उसकी नज़र उस बूढ़े बढ़ई पर पड़ी जो बाजार से गुजर रहा था। देवेंद्र ने फौरन आगे बढ़कर उसके पैर छू लिया और बोला, बाबा, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से। मैंने घमंड को छोड़ दिया और मेहनत को अपना लिया। उसकी आंख में आज सच्चाई की चमक थी। बूढ़े ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा और कहा, घमंड तभी खत्म होता है जब मनुष्य को इस बात का एहसास हो जाए कि वह कुछ भी नहीं है, और यही बात उसे सबसे बेहतर बना देती है। दूसरी तरफ राज्य के मंत्री को देवेंद्र की ईमानदारी के बारे में मालूम हुआ। वह राजा से कहने लगा, महाराज, वो देवेंद्र जो पहले जमाखोरी और मुनाफाखोरी करता था, आज शहर का सबसे ईमानदार व्यापारी बन चुका है। वह लोगों को सिखाता है कि दौलत का घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है और मेहनत इंसान को सच में अमीर बनाती है। राजा ने हैरानी से सब कुछ सुना और फिर देवेंद्र को दरबार में बुलाया गया। जब देवेंद्र महाराज के सामने आया तो उसकी नजरें झुकी हुई थी। महाराज सख्त लहजे में बोला, देवेंद्र, क्या तुम्हें याद है जब तुम्हें इसी नगर से तरी पार किया गया था? देवेंद्र ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, मुझे याद है। वह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। आज मैं जान चुका हूँ कि घमंड की दीवार कितनी कमजोर होती है। महाराज ने मुस्कुराकर कहा, पहले तुम एक धनवान व्यापारी थे, मगर ईमानदार नहीं थे, और आज तुम्हारे पास ईमानदारी है। सच पूछो तो यही सबसे बड़ी दौलत है। मैं तुम्हें इस राज्य में दोबारा से व्यापार करने की अनुमति देता हूँ, मगर एक शर्त है कि तुम अपने हुनर को दूसरे तक पहुँचाओगे और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ो। यह सुनकर देवेंद्र की आंख में आंसू आ गए। वह कहने लगा, महाराज, मैं वादा करता हूँ कि मैं घमंड को कभी भी अपने नज़दीक नहीं आने दूंगा। अब देवेंद्र की जिंदगी एक नया सफर शुरू हो चुका था। एक बार फिर से प्रयागराज राज्य का सबसे मशहूर व्यापारी बन गया, मगर अब वह दूसरों के लिए एक मिसाल बन चुका था। उसकी दुकान पर हर रोज कई लोग आते। वह सबसे यही कहता कि दौलत तो आनी जानी चीज है, मगर हुनर हमेशा इंसान के साथ रहता है। घमंड इंसान को तबाह कर देता है, मगर विनम्रता
उसे फिर से खड़ा कर देती है। वही देवेंद्र जो कभी घमंड में डूबा हुआ था, आज शहर में सबसे सम्मानजनक लोगों में उसकी गिनती थी, क्योंकि वह एक बदला हुआ इंसान था। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि घमंड के घोड़े पर सवार आदमी दौड़ता तो बहुत तेज है, लेकिन उसका गिरना पहले से ही निश्चित है। सच्चा इंसान वही है जो घमंड को पास भटकने न दे और मेहनत, ईमानदारी और विनम्रता के साथ आगे बढ़े, तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।